बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बेटा ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 किया था उसमें दो MCQs थे। एक्चुअली एक 10 था, दूसरा 11 था, तो इसलिए यहाँ पे 12 आ रहा है, तो देयर इज़ नो नीड टू बी कंफ्यूज, टू गेट कंफ्यूज। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 किया था, चेक कर लीजिएगा, उसमें दो MCQs थे। एक्चुअली वो 10 और 11 था। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। ये एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। व्हाट इट सेज, वो कहता है व्हाट इज द EPS फॉर द ईयर एंडेड December 7, रीस्टेटेड EPS 2006। देखिए, रीस्टेटेड की अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है हम सबका। करंट ईयर में आपने बोनस इशू किया है तो लास्ट ईयर के EPS को रीस्टेट करेंगे, या फिर अगर आपने करंट ईयर के अंदर राइट इशू किया है तो भी आपको लास्ट ईयर के EPS को रीस्टेट करना होगा। लास्ट ईयर के EPS को रीस्टेट करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक काम करना होता है, लास्ट ईयर के EPS को अगर आपने करंट ईयर में बोनस इशू किया है तो बोनस इशू के बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली अगर करंट ईयर में आपने राइट इशू किया है तो आप राइट इशू का जो बोनस फ्रैक्शन होता है उसके इन्वर्स से पिछले साल के EPS को मल्टीप्लाई कर दें तो रीस्टेटेड EPS आ जाएगा। देखते हैं जी। इन द ईयर एंडेड दिसंबर, पहले तो 2007 पे बात करते हैं। In the year ended December 6, there were 12 million ordinary shares, 12,000 कह देते हैं इसको, और अर्निंग्स पिछले साल का EPS उसने खुद बता दिया 33.3। आगे चलते हैं। In the year ended December 7, the earnings for the ordinary shares, इस साल की अर्निंग्स 5,000 है। The company made 1 for 5 right issue at a price of 1.5. कम राइट प्राइस ऑन द लास्ट डे बिफोर द राइट वाज 2। बेटा यहाँ कम राइट प्राइस का मतलब होता है शेयर प्राइस बिफोर राइट। कम राइट मींस शेयर प्राइस बिफोर राइट। कम राइट मींस शेयर प्राइस बिफोर राइट। ओके, राइट इशू मौजूद है तो सबसे पहले काम कर लेते हैं। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लेते हैं, बोनस फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, बाकी देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है। शेयर्स, वैल्यूज एंड टोटल वैल्यूज। शेयर्स, वैल्यूज एंड टोटल वैल्यूज देखते हैं। 1 for 5, जिसके पास 5 शेयर्स होंगे उसको एक राइट मिलेगा, जिसके पास 5 शेयर्स होंगे उसको एक राइट मिलेगा। शेयर प्राइस बिफोर राइट इज 2, राइट की प्राइस 1.5 है। मल्टीप्लाई कर दें 10 इन दिस, हम कह सकते हैं 6 शेयर्स की टोटल वैल्यू 11.5। हम कह सकते हैं 6 शेयर्स की टोटल वैल्यू 11.5 है। आपके पास थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगा। अगर 6 शेयर्स की वैल्यू 11.5 है तो एक शेयर की वैल्यू कैसे आएगी? 11.5 को 6 से डिवाइड कर दो, मतलब एक शेयर की वैल्यू आ रही है 1.917 कर लो। अब बोनस फ्रैक्शन अगर मैं आपसे पूछूं, राइट में बोनस फ्रैक्शन कैसे आता है? शेयर प्राइस बिफोर राइट इशू लेते हैं और उसको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ रहा है 1.0433 कर देंगे। ओके, अब ये निकालने हैं वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले मैंने लिए 12,000 शेयर्स, क्वेश्चन मार्क 12। सॉरी यार, बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होता है जो राइट से पहले पहले मौजूद होते हैं। रिपीट, बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होता है जो राइट से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है जो राइट से पहले पहले मौजूद होते हैं। अच्छा, 1 for 5 बोनस है, 12,000 शेयर्स हैं तो राइट इशू कितने हुए होंगे? 12,000 को 5 से डिवाइड कर दो,
राइट इशू आपने किए 2400, 1 for 5 था, राइट से पहले 12,000 शेयर्स हैं। अगर मैं 12,000 शेयर्स को 5 से डिवाइड कर दूं तो 2400 आता है। इट मीन्स राइट इशू जो आपने किए वो 2400 किए हैं। तो राइट इशू के बाद नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 14,400। राइट से पहले 12,000 शेयर्स हैं, उसको 5 से डिवाइड कर दें तो राइट इशू आ रहा है 2400। ठीक हो गया। अब चेक कर लेते हैं राइट इशू किया कब। सर राइट इशू जून में किया जी, मिड ऑफ द ईयर, और ईयर एंड क्या है, दिसंबर। ये ले राइट से पहले 6 मंथ्स हैं, राइट के बाद भी 6 मंथ्स हैं, क्योंकि 30 जून से 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं। तो 12,000 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से इंटू 1.0433 प्लस 14,4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें 12 से। सो आपके पास जो वेटेड एवरेज शेयर्स आएंगे वो 13,460 आ जाएंगे, थोड़ा सा राउंड ऑफ वगैरह करके। जो वेटेड एवरेज शेयर्स आते हैं 13,460 आते हैं। 2007 का जो बेसिक ईपीएस होगा 2007 में जो नंबर ऑफ जो प्रॉफिट है एट्रीब्यूट 5,000 है, 13,460 से डिवाइड करते हैं, बेटा ये आता है डॉलर 0.37 और सेंट्स में जाएंगे तो 37 सेंट्स। अच्छा तो ये 37 के बाद भी कुछ है तो ये लीजिए। अच्छा एग्जैक्ट आंसर ना है तो नेरेस्ट पे जाते हैं, थोड़ी और वैल्यूज अगर ले लें तो अगर आप अपना कैलकुलेटर देखेंगे तो 37.1 आ रहा है हमारे पास। ये नहीं 37.1 ले लेते हैं। जब एग्जैक्ट आंसर ना आए तो नियरेस्ट पे जाते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.1 सेंट्स। चलिए ये चॉइसेस में देखते हैं। सर हमें बेसिकली ए और डी को देखना चाहिए और यकीन माने डी गलत है। सवाल ये पैदा होता है कि डी गलत क्यों है। बेटा डी इसलिए गलत है, लास्ट ईयर का ईपीएस 33.3 सेंट्स है। जब मैं लास्ट ईयर की ईपीएस को करंट ईयर के बोनस फ्रैक्शन के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो रीस्टेटेड ईपीएस 33.3 से कम आएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करेंगे, जब भी आप लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करेंगे तो रीस्टेटेड ईपीएस लास्ट ईयर के ईपीएस से कम होगा। रिपीट, जब भी हम लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करेंगे तो लास्ट ईयर का ईपीएस पिछले साल का जो अपना बेसिक ईपीएस था रीस्टेटेड उससे कम होगा। 33.3 सेंट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोनस फ्रैक्शन के इनवर्स से 1 अपॉन बोनस फ्रैक्शन है मतलब 1.0433, ये लास्ट ईयर का ईपीएस रीस्टेट हो जाएगा। ये रीस्टेट होके 31.9 आता है, 31.92 सेंट्स, जो इसको हम 32 ले सकते हैं। योर आंसर मस्ट बी ए। आपका आंसर हर हाल में ए होना चाहिए। योर आंसर मस्ट बी ए। अच्छा जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। There was 12. Question 13 लेते हैं। इसका प्रिंट आउट ले लो भाई। सेव कहाँ से है यार, प्रिंट चाहिए प्रिंट। We just need a print. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अब आपके आईएएस सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं तो अच्छी खासी प्रैक्टिस अलहमदुलिल्लाह हमने कर दी।
सर साथ साथ में F7 का प्रॉपर रजिस्टर ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको पता चले आपने किया क्या। अच्छा जी, व्हाट इज़ अ फुली डायल्यूटेड EPS? सर डायल्यूटेड EPS बांगे देखते हैं। December 7 देवर 12 मिलियन यानी कि 12,000 ऑर्डनरी शेयर्स। अर्निंग्स अवेलेबल था 5,000। 1 मिलियन है। 10% $1 कन्वर्टेबल लोन नोट इन इशू, कन्वर्टेबल एट द रेट ऑफ 3 ऑर्डनरी शेयर्स फॉर एवरी $4 ऑफ लोन नोट। सर $4 का जो लोन नोट है उसके अगेंस्ट 3 ऑर्डनरी शेयर्स मिलेंगे। टैक्स रेट 30% है। तो कन्वर्टेबल लोन नोट जो है वो एक पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर है। जब हम डायलूटेड EPS निकालते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं, जब हम एक डायलूटेड EPS निकालते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपका पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर अगर ऑर्डनरी में कन्वर्ट हो जाए तो आपका EPS क्या होगा। तो ये लीजिएगा भाई, एग्जिस्टिंग शेयर्स हमें पता है 12,000, ऐड कर दें शेयर्स ड्यू टू कन्वर्जन। मल्टीप्लाई हो 3 अगेंस्ट $4। चेक कर लें, ऐसा लिखा हुआ 3 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी $4 ऑफ लोन नोट्स। आई थिंक 750 आता है शायद। तो आपके वेटेड एवरेज शेयर्स आ जाएंगे 12750। आपके जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे 12750 होंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट रिकॉल करें। अगर कन्वर्टेबल लोन नोट ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेबल लोन नोट अगर ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे उस कन्वर्टेबल लोन नोट पे अब कैश इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑब्वियसली मैं उस कन्वर्टेबल लोन पे इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो इंटरेस्ट सेव होगा, इंटरेस्ट सेव होगा, अर्निंग्स बढ़ेंगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। हमें एक काम करना होगा, बस एग्जिस्टिंग जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें ऐड कर देंगे पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू कन्वर्जन। सॉरी यार, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। जब 10% कन्वर्टेबल लोन नोट ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो मुझे बेसिकली क्या नहीं करना, इस लोन नोट पे इंटरेस्ट नहीं देना। ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट सेव करूँगा, उससे अर्निंग्स बढ़ेंगी, टैक्स भी बढ़ेगा। बस एक काम करना होगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करना पड़ेगा पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। तो देखिएगा सर एग्जिस्टिंग PAT गिवन है 5,000, इसमें ऐड कर देते 5 ही है, इसमें ऐड कर देते हैं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट सेविंग, इसमें ऐड कर देते हैं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। आपका 3 जीरो अगर इग्नोर करूं तो आपका जो कन्वर्टेबल लोन नोट है उसका अमाउंट $1 मिलियन है। 3 जीरो इग्नोर कर रहा हूं तो 1000 हो जाएगा। 1 मिलियन कैसे? 1 मिलियन नंबर से पार वैल्यू $1 है, तो 1 मिलियन को $1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलियन ही आएगा। इसका 10% जो क्या आएगा 100, उसको 1 माइनस टी करेंगे, टैक्स का रेट 30% है। सर 1000 का 10% लूंगा 100 आएगा, 100 का 70 लूंगा 70 आएगा। प्लीज़ देखिएगा, ये 1000 3 जीरो इग्नोर कर रहा हूँ, इसका 10% लिया। एक्चुअली आपके पास जो कन्वर्टेबल लोन का अमाउंट है वो 1 मिलियन है। 3 जीरो इग्नोर कर रहा हूँ इसलिए 1000 लिखा। इसका 10% कैश इंटरेस्ट का रेट है, कूपन रेट है जो उसके साथ लिखा हुआ है। 1 माइनस टैक्स, ये 70 आ जाएगा, तो ये 5070 आ जाएगा। आपका रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 5070। ये ले डिवाइड कर दें, डायल्यूटेड EPS आ जाएगा।
12750। ये आ रहा है डॉलर 3976। सेंट्स में जाएंगे तो 39.7 सेंट्स। नियरेस्ट चॉइस पे चले जाएंगे, 39.8 भी कह सकते हैं हम इसको। सो नियरेस्ट चॉइस बी इज द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं जी पहले। थर्टीन है तो आई नीड 14। वैसे आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना चाहिए, बाकी अल्लाह वाले अटेम्प्ट करें ना कर। इन द ईयर एंडेड, अच्छा जी वो क्या कह रहा है, व्हाट इज अ फुली डाइल्यूटेड। सर दोबारा फुली डाइल्यूटेड ईपीएस चाहिए वैसे। In the year ended December 7, there were 12 million ordinary shares earning CNE, 1 million options in issue है, फेयर वैल्यू 2 है, एक्सरसाइज प्राइस 1.5 है। जब हम शेयर ऑप्शन इशू करते हैं तो उसमें याद है शेयर ऑप्शन में कुछ शेयर्स होते हैं विच आर इशूड फॉर नील कंसीडरेशन, और शेयर्स डीम टू बी इशूड फॉर नील कंसीडरेशन ही आपके ईपीएस को डाइल्यूट करता है। शेयर ऑप्शन में हमें कैलकुलेट करना होता है शेयर्स डीम टू बी इशूड फॉर नील कंसीडरेशन। जो शेयर्स हम नील कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू करते हैं वही हमारे ईपीएस को डाइल्यूट करते हैं। तो प्लीज़ देखिएगा हमारे पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं इसमें ऐड कर दें shares deemed to be issued for nil consideration। आप शेयर ऑप्शंस लेंगे जो कि 1000 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला हमने काफ़ी पहले लिखा था, अगर आप रिकॉल करें। सर नील कंसीडरेशन वाले शेयर्स आ रहे हैं 250, चेक कर लें प्लीज। तो आपके वेटेड एवरेज शेयर्स हो जाएंगे 12250। ये आएगा डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस होगा जी 5000 को उससे डिवाइड करेंगे। ये डॉलर्स में आ रहा है, सेंट्स में जाएंगे तो 40.8 सेंट्स। नियरेस्ट चॉइस उठा लेते हैं और ये तो एग्जैक्ट आ गया जी। हम नियरेस्ट के चक्कर में थे, ये एग्जैक्ट आ गया, गुड हो गया। अब बेटा आहिस्ता आहिस्ता IAS 33 के फाइनल कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। अभी भी ये कॉन्सेप्ट बाकी है जो मेरे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वो है क्या, क्योंकि उस पर अगर सवाल आया तो आवाम उड़ेगी, आपने नहीं उड़ना भाई। वो कॉन्सेप्ट है हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन व्हेन देयर आर मोर देन वन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। जब आपके पास एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हों तो फिर सवाल कैसे डील करेंगे,
क्योंकि यार याद रखिएगा, जब एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर क्वेश्चन में आ जाते हैं तो आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। बेसिक ईपीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइल्यूटेड ईपीएस चेंज हो जाता है। रिपीट करो, जब आपके पास एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर क्वेश्चन में आ जाते हैं तो डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाता है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलता है सुनिएगा बहुत अच्छे से। अगर एक ऐसा सवाल आपके पास आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो, लेट्स से 3 है, 2 हैं, अगर एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो तो डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। हमें डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए 2 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। पहली स्टेटमेंट जो होती है वो स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर होती है, फ्रॉम मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव। और सेकेंड में हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट वाले इश्यूज कब आते हैं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाए, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाए तो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस की जब हम कैलकुलेशन पे जाते हैं तो डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन स्टेटमेंट्स के थ्रू होती है। पहली स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव। पहली स्टेटमेंट में सिर्फ हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं, कौन ज्यादा डाइल्यूट करेगा कौन कम डाइल्यूट करेगा, और सेकेंड स्टेटमेंट में हम डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये मसले उसी वक्त आते हैं जब एक से ज्यादा क्या हो, एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। सवाल एक ही है कि सर इसका कोई सवाल बता दो। आए बेटा इसके सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन आई नीड क्वेश्चन 15 होना चाहिए बस। पावर पॉइंट का सा है, इतने ज़्यादा कहाँ से आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ये प्रिंट आउट लेते हैं इसका। करंट लोकेशन हल्का सा इंक्रीज कर दूँगा। so, ये एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15। सीखने क्या जा रहा है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाए तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालते हैं। देखते हैं। रिक्वायरमेंट देखते हैं पहले। वो कह रहे हैं कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बस सर बेसिक ईपीएस का तो कोई मसला ही नहीं, बहुत आसान है। शेयर्स आउटस्टैंडिंग 2 मिलियन है। पढ़ते हैं। अर्निंग्स में करेंसी यूनिट कुछ भी ले लें जी, कुछ भी डॉलर्स, लेट्स से ये काट दिया, करेंसी यूनिट डॉलर्स है। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंटिटी। ये वो प्रॉफिट जो पेरेंट से बिलोंग करता है, यानी कि इसमें से एनसीआर माइनस हो चुका है।
प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंटिटी, तो ये वो प्रॉफिट है जिसमें से एनसीए माइनस हो चुका है। लेस किया डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया जाने वाला डिविडेंड माइनस कर दिया। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ रहा है एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर ऑफ पेरेंट्स। सर पेरेंट के कंटिन्यूड ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 10 मिलियन है, डिसकंटिन्यूड में लॉस आ रहा है 4 मिलियन। सवाल ही पैदा होता है कंटिन्यूड क्या है और डिसकंटिन्यूड क्या है, बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक पेरेंट है, उसकी एक सब्सिडी S1 और एक सब्सिडी S2 है। एक पेरेंट है, उसकी एक सब्सिडी S1 है और एक सब्सिडी S2 है। अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट ने S2 को परचेज किया है विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट, पेरेंट ने इस साल S2 को ख़रीदा है विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट, तो सर आपने विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट S2 को परचेज किया, तो हम कहेंगे यार S2 आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, क्योंकि हो सकता है सर इस साल तो S2 में ग्रुप में नज़र आए, अगले साल नज़र ना आए, और ये भी हो सकता है इस साल के एंड पे हमने S2 को बेच दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। एक और एग्जाम्पल ले लें, लेट्स से पेरेंट के बहुत से डिफरेंट नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं, उनमें से एक ऐसा बिजनेस है जिसको इस साल पेरेंट ने क्या किया, बेच दिया। सर इस साल अगर आपने एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस को बेच दिया तो आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया। इस तरह की बात होगी ना, लोग कहेंगे यार ये इसमें बिजनेस किया करते थे, ये काम भी किया करते थे, अब नहीं करते, हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो कोई सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस अगर पेरेंट ने इस साल बेच दिया है तो हम कहेंगे वो आपके लिए क्या है, अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बाकी जब इंशाल्लाह हम IFRS 5 पढ़ेंगे तो ये चीज़ें दोबारा अच्छे से आ जाएंगी। अच्छा जी, और जिस सब्सिडी को आपने चलाना है जी, बेचने का कोई इरादा नहीं है, वो कंटिन्यूड ऑपरेशंस में आता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बात कर सकते हैं, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन की 4 डिफरेंट बिजनेसेस हैं, सारे अलग अलग बिजनेस हैं। एक बिजनेस को मैं इस साल बेच देता हूँ तो वो मेरे लिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, बाकी 3 मैं नहीं बेच रहा, चल रहे हैं, चलते रहेंगे, कंटिन्यूड ऑपरेशन से। अच्छा जी, इसके बाद देखें डिसकंटिन्यूड में लॉस है, नेट प्रॉफिट 6 मिलियन है। अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए बेसिक EPS की कैलकुलेशन बताऊं जो कि बहुत आसान है, यही बता देता हूँ। बेसिक EPS फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, आपके का जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है वो 10 मिलियन है, चेक करना। आउटस्टैंडिंग शेयर्स 2 मिलियन है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ से लिए, अगर आप देखें ये शेयर्स हैं, ये वो प्रॉफिट है फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो डिसकंटिन्यूड का क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करें, पता लग जाएगा इंशाल्लाह। अब असल चीज़ बेसिक EPS नहीं है, असल है डायल्यूटेड, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो 3 है, 1 2 3। अब तक हमने जो भी डायल्यूटेड EPS का सवाल किया उसमें सिर्फ एक ही सॉरी यार, उसमें एक ही पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर था, उसमें सिर्फ एक ही पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर था। अब आप मुझे बताएं, अगर उसमें एक ही पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, सिर्फ एक, तो मसला ही कोई नहीं है ना यार। सारा इशू तो उस वक्त आएगा जब एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हों। एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हों तो फिर डायल्यूटेड EPS की कैलकुलेशन में 2 स्टेटमेंट्स बनती हैं। एक को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट डायल्यूटिव टू लीस्ट डायल्यूटिव। सेकेंड स्टेटमेंट में हम डायल्यूटेड EPS को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट वाले इश्यूज तभी आएंगे जब एक से ज़्यादा क्या हो, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हों। वी हैव ऑप्शंस, वी हैव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हमारे पास 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हैं। हमें डायल्यूटेड EPS निकालना है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर। स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर
फ्रॉम मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव, मोस्ट से लीस्ट। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट बनेगी कैसे प्लीज देखिएगा। 4 कॉलम होते हैं इसमें। इंक्रीज इन अर्निंग्स लूंगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स लूंगा, increase in number of ordinary shares, यहां लूंगा जी अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर, अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर, आखिर में आ जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर जैसा। अच्छा जी, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शंस, ऑब्वियसली ऑप्शन एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, नो डाउट अबाउट इट। ऑप्शन के केस में या वारंट के केस में व्हाट डू वी डू, हम सिर्फ और सिर्फ डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में वही ईपीएस वही शेयर्स लेते हैं जो नील कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू होते हैं, और ऑप्शन का अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन जब ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, अर्निंग्स में कोई इंक्रीज नहीं आता। अब मुझे बताएं, एवरेज मार्केट प्राइस 75 है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 60, और शेयर्स कितने 1 लाख। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं ऑप्शन पे डील कर रहा हूँ। ऑप्शन में उसको बता देते हैं, शेयर्स deemed to be issued for nil consideration, कैलकुलेट करने का तरीका, 1 लाख शेयर्स लिए, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। कैलकुलेटर यूज कर लें, आइडिया हो जाएगा व्हाट कम्स। सर 20,000 आ रहा है, इससे कोई इंक्रीज इन अर्निंग्स नहीं है, सिर्फ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000। कोई अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर नहीं है, क्योंकि शेयर ऑप्शन के ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होने से कोई अर्निंग्स में इंक्रीज नहीं आता। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखें, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ये भी एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। 800,000 शेयर्स हैं विद अ पार वैल्यू ऑफ 100, ये 800,000 शेयर्स हैं, पार वैल्यू 100 है, इंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ करेंसी यूनिट 8। एक प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट आपको $8 का क्या मिलेगा, करेंसी, CU मीन्स करेंसी यूनिट, मैंने डॉलर अज्यूम कर लिया। एक प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट आपको $8 का डिविडेंड मिलेगा। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स, ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। पहली चीज 8 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 8 लाख। अगर एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, अगर एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो 8 लाख 16 लाख में कन्वर्ट होंगे। रिपीट, 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर 2 ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होगा, 8 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो 1.6 मिलियन आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 1.6 मिलियन। आगे देखिएगा, एक प्रेफरेंस शेयर की वजह से, एक प्रेफरेंस शेयर की वजह से आपको जो डिविडेंड देना है 8 का देना है। एक प्रेफरेंस शेयर की वजह से आपको डिविडेंड 8 का देना है। अगर एक की वजह से मुझे 8 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो मुझे एक चीज बताएं, टोटल डिविडेंड देना कितना है? मल्टीप्लाई कर दो, ये 6.4 मिलियन आता है। अच्छे से सुनिएगा, एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की वजह से मुझे $8 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। इसका एक और मतलब भी है, टोटल आपको जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना है वो 6.4 मिलियन है। अगर आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको 6.4 मिलियन का डिविडेंड नहीं देना। सिंस आपको 6.4 मिलियन का डिविडेंड नहीं देना होगा तो इंटायर 6.4 मिलियन से आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, क्योंकि यार 6.4 मिलियन का डिविडेंड सेव हो जाएगा। कौन सा वाला डिविडेंड? यहां देखें, आप देखें 16.4 मिलियन में से 6.4 मिलियन माइनस हो रहा है। तो लॉजिकली होगा क्या, अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मुझे 6.4 मिलियन का प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, इंटायर 6.4 मिलियन सेव करेंगे। अब जहन में एक सवाल आता है कि सर अगर हम 6.4 मिलियन सेव करेंगे तो इससे हमारी अर्निंग 6.4 मिलियन से बढ़ेंगी, व्हाट अबाउट द टैक्स? टैक्स नहीं आएगा, उसकी वजह है डिविडेंड आता ही टैक्स के बाद है। तो 6.4 मिलियन के इंक्रीज होने से इंटायर 6.4 मिलियन से आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। इस 6.4 मिलियन पे हमें कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि डिविडेंड आता ही टैक्स के बाद है। यानी कि हम ये नहीं कि 6.4 को आफ्टर टैक्स नहीं करेंगे, लॉजिकली ये 6.4 आया ही टैक्स के बाद है, क्योंकि डिविडेंड टैक्स के बाद आता है, टैक्स से पहले नहीं आता। तो प्लीज देखिएगा होगा क्या, ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 8 लाख के हैं, ये जब एक कन्वर्टेबल 2 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 1.6 मिलियन। एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट मुझे $8 का डिविडेंड देना है, तो टोटल डिविडेंड आता है 6.4 मिलियन। अगर ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो अर्निंग जो बढ़ेंगी 6.4 मिलियन से बढ़ेंगी और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे 1.6 मिलियन से। और डायलूटेड ईपीएस निकालते हुए तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर आज ही ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा। तो प्लीज यहां देखिएगा, ऑप्शन के बाद कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे बात करते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से क्या होगा, अर्निंग्स बढ़ेंगी 6.4 मिलियन से और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे 1.6 मिलियन से। थर्ड कॉलम में अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर आ जाएगा 4, अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर आ जाएगा 4। आप 6.4 मिलियन को 1.6 से डिवाइड करें, यू विल गेट 4। लास्ट 5 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड है, नॉमिनल अमाउंट करेंसी यूनिट ये 100 मिलियन है। करेंसी यूनिट को आप डॉलर समझ लें, नॉमिनल अमाउंट जो है 100 मिलियन है। ईच 1000 वाला बॉन्ड इज कन्वर्टेबल टू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। देयर इज नो एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट इफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास है भी नहीं, इसको कार्ड ही देना बिला वजह इसकी वजह से परेशान ना हो मैं। ये नहीं, इट हैज़ नो इफेक्ट। तो नॉमिनल अमाउंट आ गया जी 100 मिलियन का। ईच 1000 बॉन्ड इज कन्वर्टेबल टू 20 ऑर्डिनरी शेयर। अब पहले एक चीज सुनिएगा बहुत अच्छे से, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे हम पहले भी काम कर चुके हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड जब ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड जब ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस सेव होगा। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस सेव होगा तो हमारी अर्निंग्स बढ़ेंगी, अर्निंग्स बढ़ेंगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो हमें बेसिकली पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट सेविंग निकालनी पड़ेगी। पोस्ट टैक्स इसलिए क्योंकि ईपीएस की कैलकुलेशन में हमें पीएटी चाहिए होता है, पोस्ट टैक्स अर्निंग्स चाहिए होती है।
जब कन्वर्टेबल लोन नोट ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो वी आर गोइंग टू सेव द इंटरेस्ट सेव करेंगे, उससे हमारी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक हो गया? तो लॉजिकली हमें अपनी अर्निंग्स को अपनी इंटरेस्ट सेविंग को पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा, जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब एक अच्छी चीज़ देखें, ये अमाउंट है $100 मिलियन, ये 5% कूपन रेट है। 100 मिलियन का 5% लो तो 5 मिलियन आता है। रिपीट, 100 मिलियन को 5% से मल्टीप्लाई करें तो 5 मिलियन आता है। उसको पोस्ट टैक्स करना होगा 1 माइनस टी। 5 मिलियन को अगर आप 1 माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मिलियन आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो टोटल नॉमिनल अमाउंट है 100 मिलियन है। 100 मिलियन का 5% लो तो 5 मिलियन आएगा। 5 मिलियन को आफ्टर टैक्स कर दो तो 3 मिलियन आता है, क्योंकि टैक्स का रेट 40% है। बट आई रियली वांट टू से, यहाँ देखिएगा, ये मैं डायरेक्टली करूँगा लेकिन आपको बताने के लिए, अगर मैं 100 मिलियन का 5% हूँ तो 5 मिलियन आएगा। इसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 मिलियन आएगा। तो इंक्रीज इन अर्निंग्स आ जाएगा जी, देखते हैं। 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड, जो 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स से क्या होगा, 5 मिलियन को 1 माइनस टी कर लें आप, अर्निंग्स बढ़ेंगी 3 मिलियन से। सिर्फ अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ेंगे। रेशियो देखें क्या है, पार जिस बॉन्ड की पार वैल्यू $1000 है उसके अगेंस्ट 20 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब ये होगा, यहाँ देखें 100 मिलियन, इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 1000 से डिवाइड कर दूँ, उससे 2 मिलियन आता है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे मैं दोबारा बता देता हूँ। 100 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, उन ऑर्डिनरी शेयर से जो इशू होंगे, और डिवाइड कर देंगे पार वैल्यू से। सवाल को अच्छे से पढ़ लें, इस दफ़ा बॉन्ड की पार वैल्यू 100 नहीं है बल्कि 1000 है। तो अगर मैं 100 मिलियन को 20 से मल्टीप्लाई करूँ, 100 से डिवाइड कर दूँ, 2 मिलियन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 2 मिलियन। अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर 1.5। अब एक्चुअली तो हमें डिसाइड करना है ऑर्डर, क्योंकि हेडिंग देखिए हमने क्या दी थी, स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट डायल्यूटिव टू लीस्ट डायल्यूटिव। अच्छे से सुनिएगा ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है। जहां अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर सबसे कम है वहां सबसे ज्यादा डायल्यूशन होगी। रिपीट, जहां अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर सबसे कम है वो सबसे ज्यादा डायल्यूशन में रिजल्ट करेगा। तो ऑर्डर डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, पहला नंबर हम उसको देंगे जहां अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर बहुत कम है। सर ये एक्चुअली ये जो है ना, ये नील है, नील से कम तो कुछ नहीं होगा, तो ये नंबर 1। 4 और 1.5 में से देखना है कहां इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कम है। तो ऑर्डर कुछ ही होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, हाउ डू वी डिसाइड द ऑर्डर। सो ऑर्डर डिसाइड करने का एक ही तरीका है, अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर जहां सबसे कम है उसका पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। जहां अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर सबसे कम है वहां डायल्यूशन सबसे ज़्यादा होगी। सो ये पहली स्टेटमेंट है। लेट अस गो फॉर स्टेटमेंट 2। लेकिन ये स्टेटमेंट वाले चक्कर कब आते हैं, जब क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हो। सो सेकंड स्टेटमेंट बड़ी सीधी सी है। सेकंड स्टेटमेंट का सीधा सा नाम है कैलकुलेशन ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस। सिंपली हमने कैलकुलेशन ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस करनी है। इसमें बेटा 3 कॉलम्स बनते हैं, देखिएगा प्लीज। सबसे पहले हम लेंगे प्रॉफिट, फ्रॉम
कंटिन्यूड ऑपरेशंस, attributable to parents equity holder, profit attributable to parents equity holders. दूसरे कॉलम में आएगा ऑर्डिनरी शेयर्स और तीसरा कॉलम होगा सिंपली पर शेयर। ये स्टेटमेंट स्टार्ट होती है बेसिक ईपीएस से। कहां से स्टार्ट करते हैं? बेसिक ईपीएस से। आप बेसिक ईपीएस लिखें, अगर आप देखें कुछ चीजें गिवन है ना तो हम कह सकते हैं एज जो हमारा रिपोर्टेड है। आपके पास यहाँ करेंसी यूनिट में ले रहा हूँ डॉलर, 10 मिलियन का प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन है। सवाल देख लीजिएगा, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 2 मिलियन है, डिवाइड कर दें तो 5 आ जाएगा। ये आपका बेसिक ईपीएस है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बेटा जो आपने सेकंड स्टेटमेंट बनाई ना, स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर, उसको देखेंगे। सो ऑर्डर में जो पहला नंबर है वो ऑप्शंस का, यहां लेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन से अर्निंग्स तो नहीं बढ़ेंगी लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 से बढ़ेंगे। ये आ गया 10 मिलियन, ये आ जाएगा 20,000। सो 10 मिलियन को 20,000 से डिवाइड करें, ये 4.95 आता है। इसे कहेंगे डाइल्यूटिव। बेटा डाइल्यूटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेसिक से कम है। बेसिक ईपीएस आपका 5 है, अब चाहे तो उसके साथ लिख लें 4.95 इज लेस देन 5, इसलिए डाइल्यूटिव है। तो सेकंड नंबर चेक करें किसका था रैंकिंग में। सो सेकंड नंबर है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का, 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड जब ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो अर्निंग्स 3 मिलियन से बढ़ रही थी, चेक कीजिएगा, और नंबर ऑफ शेयर्स 2 मिलियन से बढ़ रहे थे, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपकी अर्निंग्स हो जाएंगी 13 मिलियन, आपके शेयर्स हो जाएंगे 40,20,000। सो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 13 मिलियन को 1 2 3 डिवाइड करते हैं 40,20,000 से, ये आ रहा है 3.23। अब सबसे काम का कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, 3.23 दैट इज डाइल्यूटिव। बेटा अच्छे से सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये 3.23 डाइल्यूटिव क्यों है, रिपीट, आपसे कोई पूछता है 3.23 डाइल्यूटिव क्यों है, समवन इज आस्किंग क्या ये इसलिए डाइल्यूटिव है कि 3.23 5 से कम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 3.23 कैलकुलेट किया और आपने कहा ये डाइल्यूटिव है, तो किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया कि चलो मान लिया 3.23 डाइल्यूटिव है, उसने कहा लेकिन ये बताओ ये क्यों डाइल्यूटिव है, आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हो। तो प्लीज सुन लें, हम 3.23 को 5 से कंपेयर नहीं करेंगे। 3.23 डाइल्यूटिव है क्योंकि प्रीसीडिंग वाले से कम है, पिछले वाले डाइल्यूटिव से कम है। रिपीट, 3.23 is not dilutive because it is less than basic EPS. 3.23 is dilutive because it is less than the preceding diluted EPS. जब भी इस तरह से diluted EPS की कैलकुलेशन होती है तो हर एक को पिछले EPS से कंपेयर करते हैं। तो 3.23 को 4.95 से कंपेयर करें तो कम है, इसलिए हम कह रहे हैं 3.23 डाइल्यूटिव है। हर दफा हर ईपीएस को बेसिक से कंपेयर नहीं करते,
जो पहला डायल्यूटेड होता है सिर्फ उसी को कंपेयर करते हैं। अच्छा, एक और चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आंसर 4.95 की जगह 6 होता, अपने से ज्यूम कर रहा हूं, 6 तो 5 से ज्यादा है। हम डायल्यूटिव की जगह एंटी डायल्यूटेड का वर्ड यूज करते हैं और सवाल को वहीं पे रोक देते हैं। जैसे ही एंटी डायल्यूटेड आएगा सवाल को रोक देंगे, उसकी वजह है बेटा एंटी डायल्यूटेड का मतलब तो ये हुआ कि ईपीएस बढ़ रहा है। और मैंने काफी पहले आपको बताया था डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है बिजनेस की डार्क साइड बताना। कभी भी ऐसा हो कि डायल्यूटेड ईपीएस बेसिक से ज्यादा आ जाए या स्टेटमेंट में डायल्यूटेड जो है पिछले वाले से ज्यादा आ जाए तो उसको एंटी डायल्यूटेड कहते हैं और एंटी डायल्यूटेड पे सवाल रुक जाता है। और एंटी डायल्यूटेड ईपीएस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि यार बिजनेस डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव बिजनेस की डार्क साइड बताना है, ब्राइट साइड बताना नहीं है। लेकिन 3.23 डायल्यूटिव है क्योंकि ये 4.95 से कम है। सो तीसरे नंबर पे था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरे नंबर पे था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जब वाकई ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो हम 6.4 मिलियन की अर्निंग्स बढ़ेंगी हमारी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस अर्निंग्स पे टैक्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डिविडेंड इटसेल्फ आफ्टर टैक्स होता है। नंबर ऑफ शेयर्स 1.6 मिलियन से बढ़ेंगे, इनको ऐड कर दें तो 19.4 मिलियन आ जाएगा इंशाल्लाह। इनको ऐड कर दें तो 5, 6 to 20,000 आ जाएगा। ओके अब बेटा कैलकुलेटर यूज करें, 19.4 मिलियन को 5.62 मिलियन से डिवाइड कर दें, ये 3.45 आता है। ये 3.452 कर लें। अब प्लीज सुनिएगा, अगर आप अच्छे से देखें तो 3.452 पिछले ईपीएस से ज्यादा है। इसको एंटी डायल्यूटेड कहते हैं। थ्री पॉइंट 3.452 को मैं बेसिक ईपीएस से कंपेयर नहीं करूंगा। जब भी एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर क्वेश्चन में होते हैं तो हम स्टेटमेंट्स के थ्रू सबसे पहले ऑर्डर बनाते हैं और सेकंड स्टेटमेंट में हम डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जैसे ही एंटी डायल्यूटेड आता है सारी कैलकुलेशन वहीं पे रुक जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 3.23 4.95 से ज्यादा होता है तो हम उसी को एंटी डायल्यूटेड कहते हैं और आगे सवाल सॉल्व नहीं करते। तो जैसे ही एंटी डायल्यूटेड ईपीएस मिलेगा आप अपना क्वेश्चन वहीं पे रोक देंगे। और याद रखिएगा एंटी डायल्यूटेड ईपीएस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि एंटी डायल्यूटेड ईपीएस बिजनेस की ब्राइट साइड बता रहा होता है और हमने कहा डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि बिजनेस की डार्क साइड बताना। ठीक हो गया जी? तो जैसे ही आपको एंटी डायल्यूटेड मिलेगा सवाल रुक जाएगा और उसे एंटी डायल्यूटेड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो डायल्यूटिव है, 4.95 डायल्यूटिव है क्योंकि 5 से कम है, 3.23 डायल्यूटिव है क्योंकि 4.95 से कम है। क्वेश्चन ये याद होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे डायल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो क्या 4.95 और 3.23 शो करेंगे? द आंसर इज नो। या डायल्यूटेड ईपीएस का ऑब्जेक्टिव तो क्या था? बिजनेस की डार्क साइड बताना। लिहाजा आपका जो सबसे कम आंसर आ रहा है जहां ईपीएस पर शेयर सबसे कम है सिर्फ उसी डायल्यूटिव ईपीएस को डिस्क्लोज किया जाएगा, विच इज दिस। डायल्यूटिव ईपीएस का ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि बिजनेस की डार्क साइड बताना। तो सर ईपीएस जितना कम होगा उतनी ज्यादा डार्क साइड होगी। तो जब भी स्टेटमेंट के थ्रू बेसिकली मैं डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना हो, पहली स्टेटमेंट में ऑर्डर डिसाइड होता है, सेकंड स्टेटमेंट में डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन होती है। और अगर एंटी डायल्यूटेड आ जाए तो वहीं भी क्वेश्चन रोक देते हैं। और एक से ज़्यादा डायल्यूटिव हो तो उस डायल्यूटिव को डिस्क्लोज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो सबसे ज़्यादा डायल्यूटेड होगा। अच्छा जी, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, सवाल चल रहा है। सर IAS 33 ये कहता है कि बेसिकली आपका जो बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस है
लॉजिकली आपकी नेट अर्निंग्स में होना चाहिए। सर नेट अर्निंग्स का मतलब ये, अगर आपके कंटिन्यूड ऑपरेशंस के साथ साथ कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी हैं तो आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का इम्पैक्ट भी कैंसिल आउट करना है। कैसे भी देख लेंगे, रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली जो आपका बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस है उसमें कंटिन्यूड ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूड दोनों का इम्पैक्ट होना चाहिए, और फाइनल आंसर नेट बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बेसिस पे आना चाहिए। करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है। 2 कॉलम बना लें, बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस, बेसिक ईपीएस एंड डायल्यूटेड ईपीएस। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस की अगर बात करूं, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट्स इक्विटी होल्डर, एट्रीब्यूटेबल टू ये आया था 5, ये था 3.23। एक से ज़्यादा डायल्यूटेड ईपीएस हो तो उस डायल्यूटेड ईपीएस को शो किया जाता है सबसे ज़्यादा हो। इसके बाद लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड, आप क्वेश्चन में देख लें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में लॉस है जी, कहाँ चला गया? लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, तो ये ले मैं loss from discontinued operations attributable to parents equity holders। सर क्वेश्चन में अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन में ही आ जाए ताकि आपको मसला ना हो, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इंशाल्लाह। आप देखिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में लॉस है 4 मिलियन का, बेसिक ईपीएस निकालते हुए हमने 2 मिलियन से डिवाइड किया था तो ये 2 आ जाएगा, ये लॉस पर शेयर आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब सुनिएगा डायल्यूटेड ईपीएस की अगर हम बात करें, ये 4 मिलियन है। डायल्यूटेड ईपीएस में हम इसे 40 डायल्यूटेड की अगर हम बात करें तो हम किस पे रुके थे? डायल्यूटेड सो 3.23, सो 3.23 कैलकुलेट करते हुए जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स थे 402,000 थे, 20,000, तो यहाँ ये लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन डायल्यूटेड के लिए जाएंगे तो 20,000 से डिवाइड करेंगे। बेसिकली बेसिक ईपीएस निकालते हुए जो आपने नंबर ऑफ शेयर्स लिए, डिसकंटिन्यूड का बेसिक निकालते हुए भी आप उन्हीं नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करेंगे। कंटिन्यूड ऑपरेशन का डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए जिस डायल्यूटेड ईपीएस पे रुके हैं जो कि मोस्ट डायल्यूटिव था, वहाँ जो नंबर ऑफ शेयर्स आपने लिए डिसकंटिन्यूड में भी वही नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे आप। आंसर आ जाएगा जी, बस को माइनस कर देना, ये लेंगे बेटा। यहाँ तो आ जाएगा -3, -2 आ रहा था, y2 जी। 4 मिलियन का लॉस था, 2 मिलियन से मैंने डिवाइड किया,
4 मिलियन का लॉस था, मैंने उसको 2 मिलियन से डिवाइड किया था, यहाँ आ जाएगा 0.99। सर ये फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये वो नेट ईपीएस है, बेसिक और डायलूटेड, जिसमें दोनों इम्पैक्ट आ चुके हैं, कंटिन्यू ऑपरेशन एज वेल एज डिसकंटिन्यू। इसको हम लिख सकते हैं जी, लिखना चाहें तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू I would say it should be net profit attributable to parents equity holders. So this is net profit attributable to parents equity holders. बाकी 4 मिलियन का लॉस था डिसकंटिन्यूड का, उसको मैंने 2 मिलियन से डिवाइड किया बेसिक ईपीएस के लिए, और डायलूटेड के लिए मैंने 4 मिलियन को 402,000 से डिवाइड किया, 4020,000 से डिवाइड किया। सो ये मेरे लिहाज से क्वेश्चन नंबर 15 इज एन एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन। इसमें जो असल चीज़ आपको सिखानी थी, जो आई बिलीव कि काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो चुके हैं, व्हाट इज़ दैट, अगर एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाए, एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाए, तो उसको किस तरह से डील करते हैं, डायलूटेड ईपीएस। तो बेसिक का तो मसला ही नहीं है ना, क्योंकि बेसिक ईपीएस में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं आता, बेसिक ईपीएस में तो ऑर्डिनरी आता है। तो ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल है जी। अगर कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, जो कि इतना घूमता नहीं है, वो आपको एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर उठा के दे दे, तो फिर ये स्टेटमेंट्स वगैरह आपको बनानी पड़ेगी जी। देखते हैं भाई सब आपको एक साथ दिखाई दे सके। ये कैलकुलेशन ऑफ डायलूटेड ईपीएस, और यहाँ था स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट डायलूटिव टू लीस्ट डायलूटिव आना चाहिए, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट डायलूटिव टू लीस्ट डायलूटिव। इंक्रीज इन अर्निंग आ गया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स ये आ गया आपके लिए। बेसिक आ गया, डायलूटेड आ गया, एक्सीलेंट हो गया जी। अब बेटा जो आपको होमवर्क दिया था खुदा के लिए वो कर लीजिएगा। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली जो डिस्कशन करनी है, हम थोड़ा ईपीएस को लेकर डिस्कशन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, इसकी लिमिटेशंस के ऊपर इंशाल्लाह, और किट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तब जाके आपका IAS 33 हर लिहाज से इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।